आज की वीडियो में हम लोग नीट PYQ 18th ग्रुप का हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है, ऑलरेडी इसका हम लोग वीडियो पढ़ चुके हैं, थ्योरी पढ़ चुके हैं। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है आपके बोर्ड पे कि नोबेल गैसेस आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। मतलब नोबेल गैस क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि वो रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं, इनर्टनेस रहते हैं, मतलब इनर्ट होते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए ये सेंटेंस समझ लीजिए एक तरह से कहानी आपको दे दिया है कि हाँ नोबेल गैस इसलिए बोलते हैं उसको, या क्योंकि वो रिएक्टिविटी जो है ना वो नहीं शो करता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट भी पूछ सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नोबेल गैस, इस तरह से भी पूछा जा सकता है सेम क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो पहला ऑप्शन है द नोबेल गैसेस आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्पेरिंगली सॉल्युबल है, तो ये क्या है? करेक्ट है, ये सही है आपका, ये आंसर क्या है? सही है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? इनकरेक्ट पूछा है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपका इनकरेक्ट पूछा है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ये तो गलत नहीं है। तब है आपका नोबेल गैसेस हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नोबेल गैस का हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास मॉलिक्यूल के बीच के में अट्रैक्शन क्या होता है? अट्रैक्शन कम होता है। और कह सकते हैं कि इनका जो फोर्स होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में या दो एटम्स के बीच में जो फोर्स होता है वो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो बहुत वीक होता है, तो जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं है। तो यही आंसर क्या है आपका? गलत है, ठीक है, ये गलत हो गया। और भी दो चीज चलते हैं। अब है कि अगर 4 नंबर पे देखेंगे तो नोबेल गैसेस हैव लार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी इसका नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है, आउटर मोस्ट जो सेल है वो क्या है? फुलफिल है, तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा नहीं। तब क्या है कि हम लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे पढ़े थे कि पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है? एक्सोथर्मिक। और दूसरा से क्या होता है? एंडोथर्मिक। लेकिन एक्सेप्शन में क्या था वहाँ पे कि जो स्टेबल कन्फिग्रेशन वाले हैं उनका पहला इलेक्ट्रॉन गेन भी एंडोथर्मिक होता है। और वहीं पे आपका आया था कि नोबेल गैस का भी चूंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होता है, फुलफिल होता है आउटर मोस्ट, ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते हैं, तो इनका पहला इलेक्ट्रॉन गेन भी क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है। समझ में आ रहा है? तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तब यहाँ से एक चीज़ हमको पता चला, थ्योरी में अगर पढ़ते हुए स्किप भी करके होंगे तो यहाँ से कि नोबेल गैस है वीक डिस्पर्सन फोर्स से स्पेरिंगली सॉल्युबल डिस्पर्सन फेज। तो एक वर्ड आपको मिला यहाँ पे। देखिए आंसर तो ये हो गया, अगर यहीं पे करके इसको छोड़ दें तो इन दोनों के बारे में हम जानकारी नहीं ले पाएंगे। तो हमारा काम है कि हम चारों ऑप्शन पढ़िए। तो ये तो आपका रिवीजन हो गया। ये एक नया चीज मिल गया कि नोबेल गैसेस आर वीक डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है। तो आगे हमें थ्योरी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या आएगा? काम आएगा यहाँ पे। इसका आंसर हो गया आपका बी, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपका लिखा है मैच द फॉलोइंग। आपको मैच दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग सीधा ऐसे ही डायरेक्ट मैच करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आपके इनर्ट गैस में नोबेल गैस की अगर बात करते हैं तो आपका जेनॉन ही है जो सिर्फ रिएक्टिविटी शो करता है, वो भी ऑलमोस्ट फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही, कुछ ऑक्सीजन भी बनाता है ऑक्सीजन के साथ ही लगभग ऑलमोस्ट। तब क्या है कि यहाँ पे अगर आपको क्या नाम है 18th ग्रुप से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मतलब हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ऑलमोस्ट, बाकी ज़्यादा इनका कुछ प्रॉपर्टी बनता नहीं है। तो अब इसमें दिया हुआ है, तो अगर हम बोले हैं कि XE, पहला अगर हम लोग लेते हैं कि XE F2 है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? हम इस तरह से बनाएंगे F और ऐसा करेंगे F, और यहाँ पे इसका 8 होता है, 8 में से 2 चला गया, कितना बच गया? 6। मतलब 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर जब स्ट्रक्चर था तो हमारा वो स्ट्रक्चर कैसा था? लीनियर ज्योमेट्री था वहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे। तो इसका जो हो गया A हो गया। चलिए इसका जब हो गया तो इसको मिटा दीजिए, मिटा दिए, तब बचा आपका ये, इसको देखते हैं हम लोग। तो XE F4 है, तो ये XE और आप इस तरह से जो है ना F। अब तो आइडिया लग गया ना, इतना कर लिया हम लोग कि आइडिया लगे कि किस तरह से स्ट्रक्चर लोग बनाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 8, इस तरह से लोन पेयर। तो ये जो स्ट्रक्चर आया वो क्या आया? स्क्वायर प्लेनर आया। क्या आया? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कहाँ? यहाँ है, मतलब इसका जो है ना ये हो गया। चलिए तब इसको क्या कीजिए? मिटा दीजिए यहाँ पे। तब आपका बचता है XeO3। अब XE है, डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, डबल बॉन्ड O लगा दीजिए, और एक लोन पेयर भी है। ये क्या है? लोन पेयर है। तो 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर क्या कहलाएगा आपका?
अब कहलाएगा पिरामिडल। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो है इसका पिरामिडल होगा। अब एक ही बचा है, फिर भी हम लोग उसको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो आप XC लिख दे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे कर दे, और आप ऐसे अगर F और F लगा दें, तो ये स्क्वायर प्लेनर है, और यहाँ से 2 2 4 और यहाँ पे 2 6 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे करके, तो ये स्क्वायर पिरामिडल शेप का हो गया। तो इस तरह से आप ऑप्शन नहीं भी है तो आप डायरेक्टली देखिए, सारे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन के साथ ही मत बनाना शुरू कीजिए। कुछ को अगर आता है तो उसमें से ऑप्शन पे जो है ना बनाना शुरू कीजिए, आपका क्या हो जाएगा ना, वो रिवीजन भी हो जाएगा, और आप बिना आंसर देखे भी आप अगर कर लिए तो वो एक आपका अलग तैयारी होगा कॉन्फिडेंस का। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आइसो स्ट्रक्चर कौन सा जो है इसमें आइसो स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले हम लोग आइसो स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि ये Cl और ये Cl ऐसे बनेगा, और इसकी बात करें तो ये XC F2 F और ये F, और यहाँ पे आपका 3 लोन पेयर। अगर इसकी बात करें तो ये तो यहाँ हो ही गया, और अगर TE की बात करते हैं तो TE, और ये यहाँ पे I है, I, और यहाँ पे I, ये ऑक्सीजन फैमिली का है, तो 2 जब हो गया तो यहाँ पे क्या है, इसका 2 लोन पेयर है। अब बाकी इसका तो यही सेम ही है। तब अगर आप बात करते हैं तो एक साइड तो ये सेम ही है सब में, और अगर इसकी बात करें यहाँ पे तो I, और आपका यहाँ पे Br, और यहाँ पे Br, और यहाँ पे इसके पास भी 3 लोन पेयर है, इसीलिए इसके पास एक माइनस है। क्यों? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, 7 आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं आयोडीन के 7 में से 2 गया तो बचा 5। अगर 5 करेंगे तो इस तरह से होगा, तब एक इलेक्ट्रॉन लिया, तब यहाँ पे क्या आ गया, 3 लोन पेयर। अब देखिए 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका भी यही है। तो ये जो है आपका आइसो स्ट्रक्चर है। और तब बात करते हैं इसकी, ये सब में तो कोई आइसो स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो एक को आप देख लेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। तब अगर बात करते हैं इसकी, तो I है F और ये क्या है आपका F, 3 हो गया, और 2 लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। ये इसके साथ तो आइसो स्ट्रक्चर होगा ही नहीं, क्योंकि इसका 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर किसके साथ है, इसके। तो ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से आप 2 चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज़ भी अगर समझ गए तो वहाँ से आपका आंसर आएगा एक ही। हाँ, अब अगर है कि 2 आइसो स्ट्रक्चर होते तब हम लोग फिर देखते इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे पहुँचते किसका आपका ऐसा है। ठीक है, फिर से देखिए आपका एक मैचिंग वाला स्ट्रक्चर आ गया, बस खाली आपका कंपोनेंट या कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल जो है ना अलग अलग है। फिर से हम लोग वही करेंगे। आप सबसे पहले XCF6 की अगर बात करें, यहाँ पे तो हो ही जाएगा। अगर XCF6 की बात करें तो इस तरह से F और F 6 दे दिए। अब है कि XC है, जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 8 होता है। तो जिनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 तो वर्क कर गया। अब क्या बचा? एक बच गया लोन पेयर। एक क्या बच गया? लोन पेयर बच गया। अगर ये लोन पेयर नहीं होता क्या कहलाता? ऑक्टाहाइड्रल कहलाता। क्या कहलाता? ऑक्टाहाइड्रल कहलाता। लेकिन इस लोन पेयर के कारण ऑक्टाहाइड्रल क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। तो पहला से ही मैच कर गया। समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या कहते हैं? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल। अगर इसमें हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालें, हाइब्रिडाइजेशन भी यहीं पे चेक कर लीजिए कितना है। 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 7 हो गया। तो मतलब sp3 और d3, sp3 और d3। चलिए, तब है कि जब ये बन गया इसको मिटा दीजिए। तब है अभी इसका निकाले थे थोड़ा देर पहले, क्या था इसका? पिरामिडल शेप का। तो अब इसको बताने का जरूरत नहीं है, सीधा पिरामिडल शेप कर लीजिए। समझ में आया? तो यहाँ से ये हटा दीजिए। तब है इसका भी हम लोग अभी किए थे, स्क्वायर बाय पिरामिडल था। क्या था? स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो स्क्वायर बाय पिरामिडल यहाँ पे मतलब रिपीट अगर आप करने लगेंगे तो एक ही था जिसका हम लोग है ना क्वेश्चन बनाए। अब चलिए इसमें अगर आप देखना हो, आपका हाइब्रिडाइजेशन देखना हो तो हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए बाबा, ये है। और एक लोन पेयर बचेगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 1 बॉन्ड पेयर, 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 6 हो गया। मतलब अगर इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp3d2 6 हो गया। आपको बताए थे ना, spp d और d लिख दीजिए। अब 6 था यहाँ पे, 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक सबको लिख दीजिए। तो sp3d2 और आसान है यहाँ पे करके। इस तरह से आप जो है ना मैच कर सकते हैं, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आपको 18th ग्रुप में आपको मिलेंगे पीवाईक्यू के रूप में, और इसी में आप चूंकि हाइब्रिडाइजेशन आपको आएगा नहीं तो यहाँ से बनेगा नहीं, और आप कहेंगे कि इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का भी हम लोग पीवाईक्यू किए हैं, उसमें तो लगभग ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स के आपके कंपाउंड्स नजर आएंगे, सॉलिड बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी नजर आएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी नजर आएंगे, कुछ आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी नजर आएंगे, बहुत सारे हैं जो कि आपको हाइब्रिडेशन में वहाँ पे शो करेंगे, या कह सकते हैं जितने कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो सारे आपको नजर आएंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक यहाँ पे ये क्वेश्चन है, करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन। तब क्या है कि बिना, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अब देखिए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो गलत है वो कौन सा है, मतलब गलत इस क्वेश्चन के लिए नहीं, अगर ये क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसमें से एटलीस्ट कम से कम कौन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल sp3d2 ऑक्टाहेड्रल है, 6 है, तो 1 और 3 4 और 2 6। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो होता है ना इस तरह से होता है, आपका कोई भी कंपाउंड है, आपका ए और ये ए और इधर से ए और इधर से ए, तो कह सकते हैं कि आपका ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो 1 2 3 4 5, तो sp3d, तो ये भी ठीक है, मतलब एटलीस्ट कम से कम ठीक से लिखा हुआ है। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ये मान लीजिए इस तरह से है आपका स्क्वायर प्लेनर, बस अगर स्क्वायर प्लेनर है तो यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा है कि ये स्क्वायर प्लेनर, तो इसको भी स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। जब 4 बॉन्ड पेयर रहेगा तो सिर्फ स्क्वायर प्लेनर नहीं कहेंगे, 4 बॉन्ड पेयर के साथ कम से कम एटलीस्ट एक लोन पेयर तो हो, ठीक है, एक लोन पेयर हो, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ 4 अगर बॉन्ड पेयर होगा, 4 अगर बॉन्ड पेयर होगा तो वो इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, टेट्राहेड्रल। क्या बन जाएगा आपका? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। समझ में आ रहा है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वो जो मीथेन का होता है, ठीक है, या कह सकते हैं अमोनिया का होता है, ठीक है, अमोनिया का तो खैर पिरामिड होता है, मीथेन का जो होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तब है कि ये सही है, लेकिन इसकी अगर बात करें तो ये तो कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। प्लेनर ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब ट्राइगोनल प्लेनर कहने का बात कर रहा है। अब ट्राइगोनल प्लेनर कब होगा? जब ये सिर्फ ये ऐसे रहेगा, मतलब 3 बॉन्ड पेयर रहेगा तब, और 3 बॉन्ड पेयर रहेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए था, यहाँ पे इतना बड़ा लिखा हुआ है, ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का लिख दिया है, तो मतलब ये क्या है, ये तो गलत है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए अब क्या है कि इतना अगर आप समझ गए तो एक ऑप्शन तो कम हो गया ना, अब 3 ऑप्शन चुनना है। अब 3 में से आपको xc f4 का देखना है, तो xc और f4 अभी भी हम लोग इस तरह से बनाए थे थोड़ी देर पहले, ये फ्लोरीन और 2 क्या है आपका लोन पेयर, 2 आपका लोन पेयर, तो ये स्क्वायर प्लेनर था। क्या था आपका? स्क्वायर प्लेनर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन इसलिए कंफ्यूजन होगा, मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे। जैसे ही आपको देखेंगे स्क्वायर प्लेनर sp3d2 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 sp3d2 और सीधा इसका आंसर मारेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पूछा क्या है? ज्योमेट्री पूछा है, और आप जो स्क्वायर प्लेनर देख रहे हैं ना वो क्या होता है? शेप होता है। ये क्या होता है? शेप होता है। लेकिन अगर इसके ज्योमेट्री की बात करें तो वो क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होता है। इसलिए ऑप्शन ए, हर समय ऑप्शन ए गलत नहीं होता, ये ध्यान दीजिएगा भाई। ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग है, ज्योमेट्री अलग होता है, शेप अलग होता है। शेप मतलब, ज्योमेट्री मतलब एक्चुअल में क्या है, क्या होना चाहिए था। तो 6 आपका नंबर आ रहा है, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, कितना है? 6 मतलब sp3d2, sp3d2 है तो मतलब ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए ज्योमेट्री, लेकिन एक्चुअल में शेप क्या है? इस लोन पेयर के कारण शेप क्या हो जा रहा है आपका? स्क्वायर प्लेनर। तो ये जो दिया हुआ है ये शेप दिया हुआ है, लेकिन आपका पूछ क्या रहा है? ज्योमेट्री पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में आप फंस सकते हैं और गलती कर सकते हैं। फिर से आपका वही क्वेश्चन कि xcf2 इज आइसोस्ट्रक्चर विथ आइसोस्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग xcf2 का अगर बनाए तो ये f और यहां से f और आपका 3 लोन पेयर, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। चलिए तब है कि इसका देखते हैं। अब टी है किसका ग्रुप का? तो ये ऑक्सीजन फैमिली का। ओ से तेरी पूजा, ऑक्सीजन फैमिली का। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। तो इसका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये F और आप कह सकते हैं F और यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर क्या था आपका? बेंट स्ट्रक्चर था, बेंट, जबकि ये क्या है? लीनियर है, तो ये तो नहीं होगा। चलिए तभी क्या है, यहाँ पे माइनस भी होना चाहिए, छूटा हुआ है माइनस। तब क्या है? I
आई लिख दीजिए और यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। आई फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 में से 2 जो है ना यूज हो गया, बचेगा कितना 5। तो एक ऑड पेयर है, ऑड पेयर रहेगा नहीं, एक माइनस का साइन का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ चुका है और तब ये ओवरऑल क्या है आपका माइनस साइन है। तब मतलब इसको क्या कह सकते हैं कि 2 बॉन्ड पेयर और कितना है 3 लोन पेयर आइडेंटिकल हो गया, मतलब ये आपका आंसर हो गया। आगे भी देख लेते हैं। तो ऑलरेडी ये लीनियर तो है, लीनियर है, लेकिन क्या ये आपका लोन पेयर है, इसमें नहीं है। तो लोन मतलब स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो पूरे तरीके से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब है ये कार्बन फैमिली का है, ये नाइट्रोजन फैमिली का है, ये क्या हो जाएगा पिरामिडल शेप हो जाएगा। तो ये तो होगा ही नहीं, ये दोनों आंसर आपका। तो इस तरह से अगर आप करेंगे ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन हो उनका स्ट्रक्चर को बनाइए। कभी आप ये मत करके पास कर दीजिए कि हाँ ये हमको आता है। अरे आता है तो जल्दी बन जाएगा ना, जल्दी जितना देर में आप सोचेंगे कि हाँ ये आता है, ऐसे 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 मन में जो सोचेंगे उससे अच्छा है कि बना लीजिए। यही गलती करते हैं, पता है जितने बच्चे हैं ऑलमोस्ट ये गलती करते हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं हाँ ये आता है इसकी, अरे भाई जो अगर आपको आ रहा है तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा ना उसको बनाएंगे तो स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिए ना। रिवीजन करने से आप लोग डरते हैं, क्यों? क्योंकि रिवीजन में लगता है ना कि लिखने से आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। भाई आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आपका स्पीड बढ़ेगा। स्पीड कैसे बढ़ाएंगे? मतलब आपके पास गाड़ी है, बाइक है कि आप एक्सीलेटर ले लिए स्पीड बढ़ गया, गाड़ी का भी बिना एक्सीलेटर के स्पीड बढ़ जाएगा क्या? और आपको बार बार एक्सीलेटर लेना पड़ता है, क्यों? क्योंकि आप बार बार रुकते भी तो हैं। तो जब बार बार आप पढ़ के उठ रहे हैं मतलब आपका पढ़ाई क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो जितना बार आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए कभी भी क्वेश्चन को स्किप मत करें कि हाँ ये आ रहा है तो जल्दी से बना लीजिए ना, टाइम कम लगे, कम समय में। अभी क्या होगा उससे फायदा कि चूंकि आप लिख के बनाए हैं तो आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। इस तरह से करें, ठीक है। तब क्या है कि कम पोर्शन कर भी आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। 100% कंप्लीट करने के चक्कर में मत रहिए। 100% सिलेबस के साथ कोई एग्जाम में नहीं बैठा है, और अगर बैठा है तो होने का तो रहा, हमारे ख्याल से उसका तो चांसेस ही नहीं बनता है होने का, ठीक है। क्यों? क्योंकि 100% एक्यूरेसी के साथ आप नहीं बैठ सकते हैं भाई। 100% कंप्लीशन के साथ कैसे बैठेंगे आप? कहीं ना कहीं एरर तो होगा ही होगा। कुछ 1% तो हम बहुत बोल दिए, 1% तो सिलेक्शन ही होता है, बहुत है 0.00001, मतलब 1-2 बच्चे हैं 10 लाख में जो वो 100% एक्यूरेसी के साथ बैठे हैं कि जो हम बनाएंगे वो बिल्कुल सही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इतना बार प्रैक्टिस ही कर चुके हैं ना, कुछ कहने का नहीं। प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स कौन सा? गलत है। फिर से फॉल्स, ध्यान रखिए, गलत पूछ रहा है। बोल रहा है रेडॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीके ऑफ रेडियम। अब ये सही है कि गलत है? कम से कम अगर एटॉमिक नंबर आपको याद है, जैसे रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86, रेडॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डीके ऑफ रेडियम, और रेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 88। चलिए, अगर इसका डीके होगा तो इससे घटेगा तो ये होगा, तो ये कहीं ना कहीं सही लग रहा है, तो ये तो सही है, ये आंसर सही है। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन नहीं है, ये सही है। हीलियम इनर्ट गैस है, हाँ होता है भाई। तब है कि ज़ेनॉन इज मोस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग द रेयर गैस। रेयर गैस मतलब नोबेल गैस जितने भी है ना, रेयर गैसेस कहते हैं उनको। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज बच्चा लोग कहाँ करेगा कि मोस्ट रिएक्टिव लिख दिया है बाबा। अब आपको पता है कि ज़ेनॉन जो है ना, जो जितने भी इनर्ट गैस है वो मोस्ट रिएक्टिव तो है नहीं। अरे भाई आप ये तो देखिए, अमॉन्ग क्या बोल रहा है, अमॉन्ग द रेयर गैसेस, मतलब पूरे इनर्ट गैस में ज़ीनॉन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। हाँ तो सही है ना। ऑलमोस्ट जितने भी आपके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ज़ीनॉन जितने भी हैं, ये सब कितने हैं, ज़ीनॉन और रेडॉन, ये जितने भी गैसेस हैं उनमें पूछ रहा है। अमॉन्ग मतलब उनमें पूछ रहा है, ना कि पूरे पीरियोडिक टेबल या पूरे एलिमेंट्स या पूरे गैस में पूछ रहा है। तो ये कंफ्यूजन, इसलिए हड़बड़ी में कभी क्वेश्चन मत पढ़िए। हड़बड़ी में पढ़ेंगे आप देखेंगे मोस्ट रिएक्टिव बोल रहा है, ज़ीनॉन मोस्ट रिएक्टिव तो नहीं है, आप सीधा इसको आंसर कर देंगे। ये नहीं है, समझ में आ रहा है? ये सही है, ठीक है। कि ज़ीनॉन जो है ना अपने जितने भी इनर्ट गैस है उसमें क्या हुआ, वो मोस्ट रिएक्टिव, क्योंकि इसी का कंपाउंड भी बनता है ऑलमोस्ट। तब क्या है, मोस्ट एबंडेंट रेयर गैसेस फाउंड इन एटमॉस्फेयर। यहाँ क्या लिखा है, हीलियम लिखा है। क्या लिखा है, हीलियम, जबकि इसका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आर्गन। एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज्यादा गैस पाया जाने वाला है रेयर गैसेस वो क्या है आपका, आर्गन है, हीलियम नहीं है। तो यही ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इस क्वेश्चन के हिसाब से यही आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? डी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका आया हुआ प्रीवियस ईयर में कि नोबल गैसेस डू नॉट रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट्स बिकॉज। एलिमेंट्स, नोबल गैस रिएक्ट क्यों नहीं करता है अदर एलिमेंट से? तो इसका यहाँ पे देख लीजिए, अब बहुत सारा ऑप्शन है।
दे आर मोनोएटॉमिक। हाँ, मोनोएटॉमिक होता है, लेकिन मोनोएटॉमिक एक क्राइटेरिया नहीं है जिसके कारण वो रिएक्शन कम करे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मोनोएटॉमिक है आपका। तो ये एक प्रॉपर रीजन नहीं। फिर भी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दे आर फाउंड इन एबंडेंट, अब बहुत सारा आसानी से मिल जाता है आपका, क्योंकि ये इनर्ट है, किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। द साइज ऑफ देयर एटम इज वेरी स्मॉल। इसका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। पीरियोडिक टेबल में ये सबसे लास्ट में होता है, ऑलमोस्ट हैलोजन फैमिली से थोड़ा सा बड़ा होता है, साइडली बढ़ता है, लेकिन फिर भी क्या होता है? स्मॉल होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है। तब क्या है? दे आर कंप्लीटली पेयर्ड अप एंड हैव स्टेबल सेल्स। अब देखिए वर्ड चेंज किया है, स्टेबल सेल्स मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। आपका जो सेल है वो क्या है? फुलफिल है। सेल क्या है? फुलफिल है। और कंप्लीटली फिल्ड अप है। क्या है? कंप्लीटली पेयर अप है, मतलब जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली पेयर्ड है। तो जो सबसे प्रॉपर जो आंसर रहेगा वो ये है कि जितने भी इनर्ट गैस है उनका आउटरमोस्ट सेल जो है वो फुलफिल है, और या कह सकते हैं कि उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके कारण वो रिएक्टिविटी शो नहीं करते हैं। समझ में आया? तो इस तरह से आपका PYQ है 18th ग्रुप का। आप कोशिश करें एक बार फिर से, कुछ और क्वेश्चन जब अगर मिलता है तो आप बनाइए, ठीक है। कोशिश किए हैं लगभग 2003 का तो नहीं है, 2001 से जो है ना लगभग ऑलमोस्ट 10 साल का जो है ना आपका पूछा गया है, लगभग हम सारा दे दिए हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा हाथ पैर मारने का जरूरत नहीं है। जितने भी नीट के बच्चे हैं हाथ पैर मारेंगे, लास्ट में रहेगा कुछ नहीं आपके पास, ठीक है। आप बड़े से बड़े क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे, पता चला सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको आ ही नहीं रहा है। और ये हर साल का आपका देखा हुआ है, इसलिए ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना है। लास्ट का अब समय बहुत कम है आपका। अब समय ऐसा है कि बस आपको जितना जो पढ़ ली है उसको आप कितना बार रिवाइज करते हैं वही है सबसे ज़्यादा। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला। ज़्यादा हाथ पाँव मारने से कोई फायदा नहीं है। एक ही क्वेश्चन या जो पैटर्न है, इवन जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं उसका इतना बार प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि नींद में भी बनाए तो आपको क्या है वो सही हो। अब नींद में क्वेश्चन सही बनने लगे मतलब समझ लीजिए कि आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं, ठीक है। थैंक यू।